कभी 4 तो कभी 6 नंबर का आने वाला काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज के बाद ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। काव्य सौंदर्य से संबंधित कुछ इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में जितनी भी कविताएं हैं उनमें से एक पैराग्राफ आएगा और नीचे 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वे 2-3 प्रश्न लगभग इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। जैसे उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या उपयुक्त काव्यांश का काव्य या शिल्प सौंदर्य लिखिए। एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बात एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इनके अलावा कभी कभी भाषा सौंदर्य और अलंकार योजना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। भाव सौंदर्य में आपको ऊपर आए काव्यांश की हिंदी करनी होती है, मतलब सरलार्थ करना होता है, जो आपने सभी कविताओं के सरलार्थ समझ ही लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी के प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। काव्य सौंदर्य, सबसे पहले बात करते हैं कि काव्य या शिल्प सौंदर्य है क्या। काव्य मतलब कविता और सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, तो इसका अर्थ हुआ कविता की सुंदरता। कविता की सुंदरता को बताना ही काव्य सौंदर्य है। अब ये कविता की सुंदरता कैसे बताई जाती है? कवि जब कोई कविता लिखता है तो उस कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई तत्वों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी कविता और सुंदर हो जाती है। वे तत्व कई तरह के होते हैं। जैसे कवि कविता को सुंदर बनाने के लिए रस, छंद, गुण, अलंकार, बिंब और भी न जाने कितने तत्व हैं जिनका प्रयोग हर कवि कविता को लिखते समय करता है। बस हमें इन्हीं तत्वों को खोजना है और काव्य सौंदर्य लिखते हुए बताना है कि कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है। इसी तरह से बाकी भी। आसान है ना? बिल्कुल आसान है ये तो। नहीं, मैं जानता हूं कि यह बहुत मुश्किल है। आप में से 5% ही होंगे जिनको ये सब आते होंगे। बाकी 95% तो ऐसे होंगे जिनको इनके भेद कितने होते हैं ये भी नहीं पता होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप 5% वालों में हैं या 95% वालों में। जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं कि आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। ना करो, मेरा क्या लोगे, पाप आपको लगेगा। चलिए, अगर आपको ये सब नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। आपके लिए एक अच्छी बात तो ये है कि काव्य सौंदर्य जो पूछे जाते हैं वो ऐसी कविताओं से नहीं पूछे जाते जो आपने न पढ़ी हो। ऐसी कविताओं से पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात कि कविता में जितने पैराग्राफ हैं उन सब के काव्य सौंदर्य के पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि लगभग हर कविता में पहले पैराग्राफ में कोई और रस होता है और दूसरे पैराग्राफ में कोई और बदल जाता है। ऐसे ही तीसरे में फिर कोई और रस हो सकता है। और सिर्फ रस ही नहीं, छंद, अलंकार, गुण, बिंब आदि ये सभी पैराग्राफ के अनुसार बदलते रहते हैं या बदल सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि पूरी कविता में रस, गुण या छंद आदि ये एक ही रहे, मतलब बदले ना। तो हमने तो कुछ ऐसे पॉइंट्स याद करने हैं जो पूरी कविता पर लागू हो, ताकि उस कविता से कोई भी पैराग्राफ पर काव्य सौंदर्य लिखना आ जाए तो हम उन पॉइंट्स को लिख दें और हमें पूरे नंबर मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कविता के सभी पैराग्राफ में चौपाई छंद है और उस कविता के पैराग्राफ पर काव्य सौंदर्य लिखना आ जाता है, तो हमारा एक पॉइंट तो यही हो गया कि उपयुक्त काव्यांश में चौपाई छंद है। ऐसे ही आप 4-5 पॉइंट्स लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपके लिए आपके सिलेबस में जितने भी कविताएं हैं उन सभी कविताओं के 5-5, 7-7 पॉइंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, ताकि आप उन 5-7 पॉइंट्स में से 4 भी लिख दो तो आपको पूरे नंबर मिल सके। ज्यादा लिखो तो और भी अच्छी बात। उदाहरण के लिए आपके सामने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप याद कर लो। उसके बाद इस कविता का कोई भी पैराग्राफ आए, आप यही काव्य सौंदर्य लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ऐसे ही आपको सभी कविताओं के पॉइंट्स मिलने वाले हैं, उन्हें आप याद कर लेना और जो भी कविता का काव्य सौंदर्य पूछा जाए, आप काव्य सौंदर्य की हेडिंग बनाकर उसी कविता के 5-4 पॉइंट्स लिख देना। इन पॉइंट्स को याद करने के 2 तरीके हैं। पहला, इन्हें रट्टा लगाकर याद कर लो और दूसरा, इन्हें समझकर याद करो। रट्टा लगाकर याद करोगे तो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा और समझकर याद करोगे तो लंबे समय तक याद भी रहेगा और समझ भी आएगा कि काव्य सौंदर्य वास्तव में है क्या।
अगर रट्टा लगाना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक दिया है, क्लिक करने के बाद पोएम वाइज आपको काव्य सौंदर्य के पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप समझकर याद करना चाहते हैं तो आपको कुछ ही मिनट में इनमें से जो मुश्किल पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूं, ताकि आपको याद करने में मुश्किल न हो। कमेंट्स करके बताइए कि आप समझकर याद करोगे या रट्टा लगाकर। देखना चाहता हूं कौन कौन समझना चाहता है और कौन कौन रट्टा लगाना पसंद करता है। जो इस वीडियो को छोड़कर जा चुके वे ये भूल गए कि मैं भाषा सौंदर्य और अलंकार योजना के बारे में भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं पहली कविता आत्मपरिचय से। हम उन्हीं पॉइंट्स को लेंगे जो मुश्किल हैं, और जो आसान हैं उन्हें समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। आत्मपरिचय में आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें वियोग श्रृंगार रस शब्द आएगा। जब कोई प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का वियोग, वियोग मतलब बिछड़ने के बारे में बात हो, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ऐसे ही अगर इनका मिलाप हो यानी मेल हो, तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। तो इस कविता में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। इसमें आपको एक संगीतात्मक शब्द देखने को मिलेगा जिसका अर्थ है संगीत से युक्त, यानी जिसको गाया जा सके। उमर खयाम की रुबाइयां। उमर खयाम एक नाम है जो बहुत अच्छी रुबाइयां लिखते थे। रुबाई एक छंद का नाम है जिसमें 4-4 पंक्तियों के पैराग्राफ होते हैं, और उसकी खासियत यही होती है कि उनमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की लय बनती है, यानी रिदम बनती है, लेकिन तीसरी पंक्ति की नहीं। आत्मपरिचय कविता में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। भावाभिव्यक्ति का अर्थ होता है भाव की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना। भावों या विचारों को प्रकट करना भावाभिव्यक्ति कहलाता है। आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट्स याद नहीं करने, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहां तो आपको वही पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो मुझे समझाने हैं। इस कविता में आपको ये पॉइंट पढ़ने को मिलेगा जिसमें प्रसाद गुण और वात्सल्य भाव आएगा। वात्सल्य भाव या वात्सल्य रस वहां होता है जहां बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाया गया हो। प्रसाद गुण, गुण 3 होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण वहां होता है जहां किसी कविता को जोश या क्रोध अथवा उत्साह के साथ बोला जाता है। जैसे देशभक्ति की जितनी भी कविताएं हैं उनमें ओज गुण विद्यमान होता है। ओज गुण के विपरीत माधुर्य गुण होता है, जहां कोमल शब्दों का प्रयोग होता है, मधुर शब्दों का प्रयोग होता है, सॉफ्ट लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, वहां माधुर्य गुण होता है। प्रसाद गुण, बहुत सी कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत सी कविताएं ऐसी भी होती हैं जिनमें आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सरल कविताएं कोई न भी समझाए तो भी अपने आप समझ आ जाती हैं। जैसे ये, ऐसे सरल कविताओं में प्रसाद गुण होता है। बिंब का अर्थ होता है छाया या इमेज। पक्षी आकाश में उड़ता है। जब हम ये सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उड़ते हुए पक्षी की इमेज बन जाती है। इसे ही बिंब कहते हैं। 3 तरह के बिंब होते हैं, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंब। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना और स्पर्श मतलब छूना। इस कविता में आप एक लाइन पढ़ेंगे, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहां श्रव्य बिंब है क्योंकि इसमें सुनने की क्रिया है। और इसी कविता में एक लाइन ये भी आई है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छत्तों को नरम बनाते हुए। यहां स्पर्श बिंब है क्योंकि यहां स्पर्श करने की क्रिया हुई है। और जहां ये दोनों बिंब नहीं हो वहां दृश्य बिंब होगा। मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का अर्थ होता है जहां कोई भी छंद का प्रयोग न हो। छंद से मुक्त होना मुक्तक छंद कहलाता है। मात्राओं या वर्णों की गिनती करके कविता लिखना छंद कहलाता है। छंद कई तरह के होते हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा आदि। चौपाई छंद में लिखी कविता की हर लाइन में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही दोहा छंद की विशेषता है कि उसमें एक लाइन में 13 और एक लाइन में 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन जहां मात्राओं या वर्णों की गिनती के बिना ही कविता लिखी जाती है वहां मुक्तक छंद होता है। कुछ कविताओं में मुश्किल पॉइंट्स नहीं हैं तो उनको हम नहीं लेंगे। आत्मकथात्मक शैली। कवि जब कविता में खुद के बारे में बताता हुआ मैं, मेरा, मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां आत्मकथात्मक शैली होती है। जैसे इस कविता में कोष्ठक का अर्थ होता है ब्रैकेट्स और अभिनव का अर्थ होता है नया। नाटकीय मतलब जहां नाटक हो रहा हो यानी प्ले। संबोधात्मक मतलब एक दूसरे को संबोधन करके बातें करना।
व्यंग्यात्मक मतलब जहां व्यंग्य किया गया हो, जैसे इस कविता में। और शैली का अर्थ होता है तरीका, यानी लिखने का तरीका। लाक्षणिक पदावली को एक मुहावरे से समझिए। आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है शोर मचाना। इसमें भी लाक्षणिकता विद्यमान है, मतलब आसमान सिर पर उठाना और शोर मचाने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये निकलता है। ऐसे ही जहां बात कुछ और कही गई हो और अर्थ कुछ और निकले, वहां लाक्षणिकता होती है। जैसे इस पूरी कविता में लाक्षणिकता ही है। नवीन मतलब नया। उपमान का अर्थ होता है जिसके साथ तुलना की जाती है। मौलिक मतलब स्वतंत्र। अब आपसे एक प्रश्न, वियोग का अर्थ मैंने क्या बताया था? अगर आता है तो कमेंट कीजिए। देखना चाहता हूं कि कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं। छायावादी युग में लिखी कविता को छायावादी कविता कहते हैं। संवादात्मक का अर्थ है जहां एक व्यक्ति संवाद बोल रहा हो, संवाद मतलब डायलॉग, और कथात्मक मतलब कथा कहकर व्याख्या करना, जैसे तुलसीदास जी ने की। हृदयग्राही का अर्थ होता है हृदय को छूने वाला या अच्छा लगने वाला। इनके अलावा भी आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाषा सौंदर्य में हमें क्या लिखना है। भाषा सौंदर्य में भी आपको इन्हीं पॉइंट्स में से ही कुछ लिखने हैं। जैसे एक कविता का काव्य सौंदर्य आपके सामने है, इनमें से ही आपको भाषा सौंदर्य के पॉइंट्स छांटने हैं, क्योंकि कई बार काव्य सौंदर्य की बजाय भाषा सौंदर्य पूछ लिया जाता है। तो आपको इनमें से जो भाषा या शब्दों या शैली के पॉइंट्स लग रहे हैं, उनको भाषा सौंदर्य में लिखना है। जैसे ये और ये सब भाषा सौंदर्य के पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि इनमें कविता के भाषा के बारे में ही बात की गई है। और अगर काव्य या शिल्प सौंदर्य आ जाए तो आप कविता के अनुसार सारे पॉइंट्स लिख देना। एक आधा भूल भी गए तो भी चलेगा। अलंकार योजना, कई बार आपसे अलंकार योजना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। अलंकार योजना मतलब कि जो काव्यांश आया है उनमें कौन कौन से अलंकार हैं, या कोई पंक्ति दे दी जाती है उनमें कौन सा अलंकार है, ये बताना होता है। अलंकार के लिए तो आपको अलंकार पर बनी वीडियो ही देखनी पड़ेगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलंकार सीखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए काव्य सौंदर्य के लिंक पर जाइएगा। वहां आपको आपकी कविता के हर पैराग्राफ में कौन कौन से अलंकार हैं ये भी पता चलेगा। वहां से आपकी अलंकार की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपकी क्लास से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। और आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियो बन चुकी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ट्रिक्स के साथ हिंदी व्याकरण के वीडियोस देखने हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।